हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप लोगों को पढ़ा है, क्लास 10th की वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं सो दैट कि आप लोग जो आपका एग्जाम है मैथ्स का 11th ऑफ मार्च को, उसके लिए रिवीजन कर सके और उसके लिए जो भी आप रिवीजन कर रहे हैं उसमें हम आपकी हेल्प कर सके। तो पहले हमने सबसे पहले क्विक रिवीजन की वीडियोस डाली थी, 2 पार्ट्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो पहले जाके आप वो क्विक रिवीजन देख लीजिए। उसके बाद हमने किए पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस के, सो दैट कि हम वो 20 मार्क्स वाले एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस पे अपना पूरी पकड़ बना ले, पूरा अच्छे से उसको कर ले, सो दैट कि वो क्वेश्चंस पे हमारे फुल मार्क्स आए। अब हम कर रहे हैं सीरीज में, इसी सीरीज में आगे केस स्टडी। केस स्टडीज के क्वेश्चंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को ये क्वेश्चंस देख के डर लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा और लेंथी दिया गया होता है। और एक्चुअली सीबीएसई वाले ये क्वेश्चन इसलिए डालते कि बच्चा पहले तो देख के डर जाए, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ लेंथी बनाया गया होता है क्योंकि इसकी बनावटी कुछ ऐसी है। केस स्टडी का मतलब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा आपके एनसीईआरटी में से पूछ के, उसकी एप्लीकेशन पूछ रहे हैं आपसे। तो उसकी एप्लीकेशन के लिए पहले आपको एक स्टोरी डिटेल में दी हुई है, पैसेज की तरह होता है। तो आपको ये क्वेश्चन का पूरा एक बार गो थ्रू करना है, इसको पूरे को एक बार पढ़ना है, फटाफट जल्दी से स्पीड में रीडिंग में करना है। प्लस आप वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट कि जब मैं सॉल्व करूं तो आपको ये ना लगे क्वेश्चन नहीं है। जब भी आपको केस स्टडी का क्वेश्चन मिले, आपको उसको एक पैसेज की तरह पहले एक बार पूरा पढ़ लेना फटाफट, ठीक है। उस एक बार पढ़ने में आपको 90% कुछ कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी कि हाँ ये चैप्टर किस चैप्टर से रिलेटेड है। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट है, जहां कहीं भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिखे उसके आसपास, या तो आप जब पढ़ रहे होते हो एक बार उसी टाइम इसको मार्क कर लीजिए। 30 सीट्स 10th रो, 1500 सीट्स 7th रो, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसके पास दोबारा पढ़ने जाना है 1500 पीपल एटलीस्ट। जब आप पहली बार पढ़ रहे थे तब आपने मार्क कर लिया, तो अब आपको पता है कि मुझे इन्हीं पॉइंट्स पे दोबारा दोबारा जाना। 1500 पीपल्स एटलीस्ट आ सकते हैं इस ऑडिटोरियम में। हर रो में 10 सीट्स मोर हैं प्रीवियस वन से। ये देन के बाद ये वाली लाइन पूरी इंपॉर्टेंट है। अगर पहली रो में 10 सीट्स, पहली रो में 10 सीट्स हैं तो अगली में 10 ज्यादा है, 20 है, उससे अगली में 10 ज्यादा है। सिमिलरली अगर फर्स्ट रो में 30 हैं, अगर फर्स्ट रो में 30 सीट्स हैं, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन 10th रो? 10वीं रो में कितनी सीट्स होंगी? अगर पहले में कितनी है, 30 सीट्स है, कौन से चैप्टर से रिलेटेड लग रहा है? आगे की टर्म्स के लिए बिल्कुल एक लिंक चल रहा है 10th रो, और फर्स्ट रो में कितनी है, 30। दिस चैप्टर, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू चैप्टर एपी, चैप्टर 5, जिसमें ए आपको 30 दिया है पहली टर्म, पहली रो में 30 दिए ना आपको, और हर में अगली में 10 ज्यादा है। बिल्कुल सही। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रहा है 10th रो, A10 हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब मैम ये 1500 क्या है? फर्स्टली इस 1500 का पार्ट 1 में कोई भी रूल नहीं है, अभी हम इसको इग्नोर करेंगे। अभी हम सिर्फ जो हमारे से फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको डाटा ज्यादा दिया होता है और आप उसी को लेके कंफ्यूज होते हो, तो अभी आपको उस डाटा से मतलब है ही नहीं, आपका फर्स्ट पार्ट बिना उससे सॉल्व हो रहा है, आप उसको सॉल्व करिए। चलिए, हमसे पूछा है A10, लगाइए फॉर्मूला A प्लस 9D। जब भी आप एग्जाम में ऐसे फॉर्मूला लगाएंगे, आप यहाँ लिखेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। इस वजह से मेरा ये आंसर आया। A10 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 30 प्लस 9 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 10, 30 प्लस 90 120, ठीक है। 120 आंसर आ गया आपका। फर्स्ट पार्ट आपका डन हो गया। चलिए अब सेकंड पार्ट पे देखिए। फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम, आगे आपकी 1500 सीट्स यहाँ, अगर पूरे ऑडिटोरियम में 1500 सीट्स होंगी, यहीं पे नोट डाउन करके चलते हैं पहले। SN पूरे ऑडिटोरियम की बात कर रहा है, एक रो की बात कर रहा था तो मैंने A10 लिखा था, अब सारी रोज की ऐड कर दी उसने। पूरे ऑडिटोरियम में कितनी सीट्स है, SN, अगर SN 1500 है, ठीक है, जिसमें से फिर से लिखिए A कितना है 30, D कितना है 10, तो N की क्या वैल्यू होगी? हाउ मैनी रोज नीडेड टू बी देयर? रोज यहाँ थी ना नीचे, 10th रो जब हमने लिखा था, तो यहाँ भी N नीचे, ये N कितना होगा इस SN के लिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट डिलीट रिरेज कर रही हूँ मैं, यहाँ हम करेंगे अब सेकंड पार्ट सॉल्व। बताइए, करिए सॉल्व। SN आपका 1500 है, कितना है SN?
1500, सेकेंड पार्ट डाल लेंगे, एस एन इज इक्वल्स टू 1500, ए इज इक्वल्स टू 30, डी इज इक्वल्स टू 10। अगर आपने ये पूरी इंग्लिश में जो भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसको अगर अपने क्वेश्चन के हिसाब से न्यूमेरिकली पहले लिख लिया, आपका आधे से ज्यादा काम हो गया, क्योंकि इसके बाद आपको बस उसका फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करनी है। अगर यहाँ से आप यहाँ तक का काम कर रहे हो ना, उसके बाद का काम आपका इजी है, ठीक है। एस एन क्या फॉर्मूला है, एन बाय टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। चलिए 1500 इक्वल्स टू एन बाय टू, 2a 30 और ये कितना हो गया 60 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है आपकी 10। करिए इसको सॉल्व, ये 2 यहाँ चला जाएगा, कितना बना देगा इसको 3000 बन गया, यस। तो लिखिए इसको यहाँ ले जाइए, 3060n प्लस ये n अंदर गया 60n, ये 10 इसके पास आया प्लस 10n माइनस 10। करिए चेक, ठीक है ये नहीं है, बताइए। ये n इसके पास गया 60n और ये n, सॉरी यहाँ n स्क्वायर और यहाँ पे 10n, बाहर भी एक n था ना, ठीक है। अगले स्टेप में ये और ये सॉल्व हो जाएगा, 60 और 10 50n प्लस 10n स्क्वायर इक्वल्स टू 3000 को इधर ले आइए, 10n स्क्वायर प्लस 50n माइनस 3000 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बट उससे पहले इसमें से जितना कॉमन आ सकता है उतना निकाल लीजिए। इसमें से 10 कॉमन है, n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300 इक्वल्स टू 0। 300 के ऐसे फैक्टर बनाइए जिन्हें प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए 5 आ जाइए, बताइए क्या आएंगे। करिए, 300 कर दिया ना हमने, छोटा कर लिया। 300 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस माइनस करने पर 5 आ जाए, तो हम क्या ले लेंगे 20 और 15, वेरी गुड। n स्क्वायर प्लस 20n माइनस 15n माइनस 300 इक्वल्स टू 0। n कॉमन लिया, n प्लस 20 माइनस 15 कॉमन लिया, n प्लस 20 इक्वल्स टू 0। n प्लस 20 0 है तो n आ गया माइनस 20, n माइनस 15 0 है तो n आ गया आपका 15। यहाँ से उसी टाइम लिख देंगे नॉट पॉसिबल, नेगेटिव वैल्यू n की पॉसिबल नहीं है, विच इम्प्लाइज, आपको बोला था जहां आंसर आए वहां बॉक्स, और आंसर फाइनल जाके हाउ मेनी सीट्स, देयर आर 15 rows needed to be there। वहां पे कितनी सीट्स चाहिए हमें 15 सीट्स चाहिए, ठीक है। चलिए मूव टू द थर्ड पार्ट। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वो चीज भी आप कमेंट में लिख दें कि मेरे को ये स्टेप मैम समझ नहीं आया, आप वो स्टेप लिखकर कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। इफ देयर आर 17 रोज इन द ट्री, अगर 17th रो होंगी, 17 रोज होंगी, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडल रो। पहले मिडल रो निकालनी जरूरी है, उसके बाद हम उसमें कितनी सीट्स होंगी। 17 इज ऑड नंबर, सो 17 प्लस 1/2 is 18/2 which is 9th row। मिडल टर्म ना, मिडल रो निकालेंगे तो हमें a 9 की वैल्यू निकालनी है, a प्लस 8d, फिर से ब्रैकेट में लिखेंगे an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। कोई लेंदी पेपर नहीं होता, कुछ नहीं है, आपने बस सिंपल सोबर तरीके से काम करते जाना है, स्टेप्स अपने लिखते जाना है। a की वैल्यू 30 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू 10, 30 प्लस 80 कितना आ जाएगा 110, ठीक है। चेक कर लीजिए एक बार, बिल्कुल ठीक है 110। कितने सीट्स, जब आप ना मैथ्स का पेपर दो ना तो एक चीज याद रखना, सिंपल सोबर तरीके से करते जाइए क्वेश्चन। जब आपका माइंड काम होगा, सिंपली आप क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो कभी भी क्वेश्चन में गलती होने के चांस, जब आप हड़बड़ाहट करोगे अरे बहुत ईजी है,
चलो चलो इसको फटाफट करते। इस चलो चलो फटाफट करते के चक्कर में ना कई बार मिस्टेक होती है। ओह ये क्वेश्चन मेरे को आता है, वेरी गुड, मैं कर सकती हूँ। ऐसा अपने आप को मोटिवेट करना है। सो आप ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब इसको हम करते हैं। अ बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन द रेंट फॉर रीडिंग एज अ वैरायटी ऑफ बुक्स इन द स्टोर रिलेटेड टू फ्रिक्शन स्टोरीज क्विज। एक शॉपकीपर है जो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स दे रहा है, बेच रहा है स्टोर पे, अलग अलग टाइप्स की। ठीक है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं भी। ही टेक्स अ फिक्स चार्ज, वो एक फिक्स चार्ज लेता है ऑन बुक फॉर द फर्स्ट 2 डेज, पहले 2 दिन के लिए। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि एक तो फिक्स चार्ज करके कुछ चार्ज ले रहा है वो। ठीक है, कितने दिन के लिए? फर्स्ट 2 डेज के लिए। एंड द एडिशनल चार्ज फॉर द सबसिक्वेंट डे, सबसिक्वेंट डे मतलब और आगे जितने भी दिन के लिए वो पर्सन रखेगा उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज फिर लगेगा। अमृता ने 22 रुपीज पे किया है फॉर 6 डेज एंड राधिका ने 16 रुपीज पे किया है फॉर कीपिंग इट फॉर 4 डेज। 4 दिन के लिए राधिका ने रखी तो उसने 16 रुपीज दिए, और अमृता ने 6 डेज के लिए रखी तो 22 रुपीज दिए। फ्रेम द अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर राधिका, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट अमृता, एंड लास्ट पार्ट में आपसे एडिशनल चार्ज ही निकालने को बोल रहा है। ये क्वेश्चन कुछ बताइए कौन से चैप्टर का लग रहा है आपको, 3rd का या 4 का? क्वाड्रेटिक जैसा तो यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो हमें तो ये 3rd का लग रहा है। और अगर 4th का होगा तो भी 3rd से ही वहां से बनकर ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक बन जाएगी। जब कहीं एक्स और वाई के आप 2 वेरिएबल लेके चलोगे, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज 2 अलग अलग चार्जेस दिख रहे हैं, तो ये डबल वेरिएबल, ठीक है, 2 वेरिएबल में ही है। और हो सकता है वो 2 वेरिएबल जब आप एक्स और वाई लेट करो और वाई की वैल्यू बाद में आपको एक्स की टर्म्स में दी हो और आप उस इक्वेशन को चेंज करो तो वो ऑटोमेटिकली क्वाड्रेटिक में बदल जाए। बट अभी ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड लग रहा है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। पहले हम करेंगे लेट द, कौन सा चार्ज है? फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज इज रुपीज एक्स लिख दे? नहीं, फिक्स चार्ज कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए था। फॉर फर्स्ट 2 डेज, पहले 2 दिन के लिए जो फिक्स चार्ज है वो रुपीज एक्स है। एंड लेट द एडिशनल चार्ज, अब आप चाहें तो फॉर सबसिक्वेंट डे लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो यहाँ इतना नेसेसरी नहीं है, इसको हम वायलेट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें जाना है राधिका की इक्वेशन पे। इस पार्ट में इतनी इन्फॉर्मेशन मांगे उतनी ही हमें डिटेल में नहीं देनी है। राधिका के 16 रुपीज लगे हैं, कितने लगे हैं यहाँ लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राधिका के लगे हैं 16 रुपीज। ये तो हमें दिए हैं, हमारे हिसाब से वो फिक्स चार्ज देगी 2 दिन के लिए, एक्स लगेंगे प्लस, अब उस पर कुछ एडिशनल चार्ज लगेगा। पर एडिशनल चार्ज किस हिसाब से लगेगा? उसने 4 दिन रखा है, ध्यान से देखिए, क्या 4 दिन का ही एडिशनल चार्ज लगा दूं? नहीं, 4 दिन में से उसने 2 दिन के फिक्स चार्ज दे दिए, 4 डेज में से 2 डेज के वो ऑलरेडी फिक्स चार्ज दे चुकी है, तो कितने के देगी? 4 में से 2 वो माइनस कर दीजिए जिनके वो फिक्स चार्ज दे चुकी है। ये क्वेश्चन बदल के आ सकता है, हो सकता है आपको फिक्स चार्ज 3 दिन का दे दे, तो आप वो 3 डेज निकालेंगे। तो हमारे पास टोटल कितने डेज हैं? देखिए 4, यहाँ लिख लीजिए, चाहे इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख लीजिए, 4 डेज के कीप रखा है उसने अपने पास, 2 डेज का उसने क्या कर दिया है, फिक्स चार्ज दे दिया। तो अब बचे हुए डेज कितने हैं उसके? 2। इक्वेशन आपकी बन गई ये। दोबारा ध्यान से देख लीजिए, उसने 4 डेज के लिए बुक्स रखी है अपने पास। ठीक है, कितने दिन के लिए रखी है? 4 डेज के लिए। 4 में से वो 2 दिन के लिए फिक्स चार्ज दे चुकी है, तो वो एडिशनल चार्ज कितने दिन के लिए देगी? 2 डेज के लिए देगी। ठीक है, चलिए इसी के सेकंड पार्ट में आते हैं। अब आप चाहें तो सेकंड पार्ट में दोबारा से लिख सकते हैं, लेट द फिक्स चार्ज एक्स, लेट द एडिशनल चार्ज वाई, अच्छा लगता है लिखा हुआ। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब किसका है? अमृता का। अमृता का है ये रही, 22 रुपीज़ दे रही है, तो 22 रुपीज़ दे रही है, कितने दिन के लिए? 6 डेज के लिए, 6 डेज के लिए। लेकिन उसमें से 2 दिन के लिए तो वो कितने दे चुकी होगी? फिक्स चार्ज दे चुकी होगी। ठीक है, यहीं पे मैंने रफ कर लिया, तो एक्स देगी फिक्स चार्ज 2 दिन के लिए, और अब कितने के लिए एडिशनल देगी?
4 डेज के लिए देगी। ये बन गई हमारी किसकी इक्वेशन बन गई? अब ये हमारी अमृता की इक्वेशन बन गई, ठीक है। x + 6y और x + 4y। अब ये दोनों इक्वेशन हम अपने पास नोट डाउन करके रख लेते हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन हम अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। और मैं सॉल्व के लिए आपको दोनों मेथड्स बता देती हूँ। x + 2y = 16 एंड x + 4y = 22। चैप्टर 3 में 2 मेथड्स हैं, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। एक और था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, वो आप आपके सिलेबस में से डिलीट हो गया है। पहले हम एलिमिनेशन कर रहे हैं। एलिमिनेशन कब इजी है लगाना? जब आपका कोई भी एक वेरिएबल x या y का कोफिशिएंट सेम दिया हो या हम उनका कोफिशिएंट सेम बना सके। अगर मैं इसमें से x को एलिमिनेट करना चाहती हूँ तो मुझे सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, यानी मुझे सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे। ये x कट गया, 2y में से माइनस कर दिया 4y तो माइनस का 2y, साइन नीचे वाला लेना है। 16 में से माइनस किया 22, कितना आएगा बताइए? 8। 16 में से -6 विच इम्प्लाइज 2y, सीधा लिख दीजिए, विच इम्प्लाइज y = 6/2 या -6/-2 विच = 3, y = 3। अब क्वेश्चन में एक्चुअली आपसे सिर्फ एडिशनल चार्ज पूछा था, आपका आ चुका है। बट इन केस अगर आपको x भी निकालना हो तो अब आप इसको लिखेंगे x + 2y = 16। क्वेश्चन यहाँ खत्म हो चुका है, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रही हूँ। x + 2 × 3 = 16, x = 16 - 6, so x = 10 रुपीज़। अब आप इसको बहुत अच्छे से नीचे लिख सकते हैं, द फिक्स चार्ज इज ₹10 एंड द एडिशनल चार्ज विल बी ₹3। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम मेरे को हमें एलिमिनेशन ऐसे काटना ये नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, एलिमिनेशन ही मैं दूसरे तरीके से लगा के दिखाती हूँ। पहले मान लीजिए आपका x कोऑर्डिनेट नहीं कट रहा था, आपको y कोऑर्डिनेट काटना था। x + 2y = 16, x + 4y = 22। अब कोई बच्चा कहे मेरे को x नहीं काटना, मुझे y काटना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट। या मान लीजिए एडिशनल चार्ज की जगह आपसे फिक्स चार्ज पूछा और आप चाहते हैं कि डायरेक्टली वो आंसर मेरे पास आ जाए, y कट जाए और x आ जाए। तो y का जो कोफिशिएंट है वो सेम नहीं दिया है, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है। क्या मैं इस 2 को 4 इजीली बना सकती हूँ या 4 को 2? मल्टीप्लाई इजी है ना, तो 2 को 4 बना सकती हूँ। तो इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 2 से। और ये इक्वेशन क्या बन गई? 2x + 4y = 32। नीचे दूसरी इक्वेशन लिखिए, x + 4y = 22। साइन चेंज करने हैं तो इसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन। साइन चेंज ऑलरेडी चेंज्ड है, आपको काटना है डायरेक्ट, तो उसको ऐड कहते हैं। ये कट गया, 2x में से x गया x, और 32 में से 22 गया आपका 10। अभी थोड़ी देर पहले भी आपका यही 10 आंसर आ रहा था। ये x की वैल्यू आप वापस पुट करेंगे इक्वेशन में तो आपका y फिर से 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया समझ में? चलिए ये भी हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन करना इम्पॉर्टेंट नहीं है अभी सिर्फ इस वीडियो में, क्वेश्चन समझना भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो हो चुका है, क्वेश्चन चाहूँ तो मैं अगले पे चले जाऊँ, बट नहीं, आपको एलिमिनेशन के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन भी, जो भी आपको इस क्वेश्चन के जरिए में बता सकती हूँ उतना मैं बता के जाऊँगी। इक्वेशन x + 2y = 16 है, x + 4y = 22 है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ से सब्स्टिट्यूट करो, वहाँ डाल दो। एक सब्स्टिट्यूट लाओ, मैं नहीं चल पा रही हूँ, मैं रन नहीं ले पा रही हूँ, मैं अपना सब्स्टिट्यूट बुलाऊंगी कि वो मेरी जगह रन ले, मेरी जगह। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली 16 - 2y, इसको उधर ले गए, बिल्कुल ठीक। इसको ऐसे बॉक्स बना दिया। अब यहाँ पे लिखा x + 4y = 22। x की वैल्यू मेरे पास y के टर्म्स में है, 16 - 2y + 4y = 22। माइनस का 2y और प्लस का 4y, यहाँ आ गया 2y, और ये 16 जब यहाँ गया तो 22 - 16 विच इम्प्लाइज 2y = 22 - 16 6, y = 6/2। बॉक्स बनाने के भी टाइम नहीं आया। y = 3, फिर y निकल गया। अब हम चाहें अगर हमें x भी निकालना है तो हम ये वैल्यू उठाएंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे और हम अपना x भी निकाल सकते हैं। अच्छा, पुट करते टाइम ध्यान रखेंगे
जहाँ मेरी कैलकुलेशन बच सकती है, यहाँ 16 है, यहाँ 22 है, कैलकुलेशन छोटी इसमें आ रही है तो आप इसमें पुट करेंगे सो दैट कि उसमें से फर्स्ट इक्वेशन में से निकालना ईजी हो जाए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। ओके, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि केस स्टडीज़ में आपके वो क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दूँ जिस भी चैप्टर से केस स्टडी आने की पॉसिबिलिटी है। एक ज्योमेट्री से केस स्टडी मोस्ट प्रोबेबली नहीं आती है, और एक आपकी चैप्टर नंबर 8 ट्रिगो में से नहीं आती क्योंकि चैप्टर नंबर 9 में से आ जाती है एप्लीकेशन बेस्ड। सो मैं कोशिश करूँगी कि सारे चैप्टर्स की कम से कम एक केस स्टडी आपके साथ शेयर करूँ, आपके साथ डिस्कस कर लूँ, सो दैट आपको माइंड में क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप की केस स्टडी यहाँ से आ रही है। ठीक है, चलिए मूव टू द क्वेश्चन। आयुष स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हिज होम हाउस टू ऑफिस। आयुष अपने घर से ऑफिस जा रहा है। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ऑफिस डायरेक्टली ही गोज टू द बैंक फर्स्ट। पहले बैंक जाता है, देन इज डॉटर स्कूल जाता है, एंड देन रीचेस टू द ऑफिस, और उसके बाद जाके ऑफिस में पहुंचता है। जैसे आप लोग करते हैं, आप यहाँ से स्कूल डायरेक्ट जाते हैं कई बार बस में, या जो मम्मा छोड़ने जाती है, और वापसी मम्मा बोल रही है कि अपने आप आ जाना, तो आप डायरेक्टली घर नहीं आएंगे, आप कभी दोस्त के घर, कभी पार्क, कभी टेम्पल, कभी जहाँ आपका दिल करेगा वहाँ घूम फिर के आप फिर घर पहुँचेंगे। तो ये अपने सारे काम करता हुआ ऑफिस जा रहा है। हाउस इज सिचुएटेड, हाउस है 2,4 पे, बैंक है आपका 5,8 पे, स्कूल है आपका 13,14 पे, और ऑफिस है आपका 13,26 पे, एंड दीज कोऑर्डिनेट्स आर इन किलोमीटर्स। कोऑर्डिनेट्स जो है किलोमीटर में। कोऑर्डिनेट्स देखते ही हमारे को सबसे पहले पता लगा कि चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है। वेरी गुड। अब हमें डिस्टेंस निकालना है। मैंने कहा था चैप्टर नंबर 7 में से क्वेश्चन आएगा तो सिंपल एंड सोबर होता है। डिस्टेंस का आ जाएगा, सेक्शन का आएगा, या फिर आपको रेशोज निकालने का आएगा, या रेशोज दिए होगा तो आपको वैल्यूज का आएगा। डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड बैंक, डिस्टेंस बिटवीन डॉटर्स स्कूल एंड बैंक, डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ऑफिस। एक ही फॉर्मूला, जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, जिसने क्विक रिवीजन में देखा था फॉर्मूला क्या है, नहीं देखा फटाफट जाके क्विक रिवीजन, इसीलिए बोल रही हूँ क्विक रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में वो जहाँ भी कहीं वो फॉर्मूलाज पढ़े थे वो रिफ्रेश हो गए, एक बार वीडियो देखते ही दोबारा उठानी नहीं पड़ी। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सॉरी। तो डिस्टेंस बिटवीन, तो सबसे पहले हम डी का ही फॉर्मूला लिख देंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। आप इसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट को आगे तक कर देते हैं। कोऑर्डिनेट को फर्क नहीं पड़ता है, x1 पहले लिखा है x2 क्योंकि होल स्क्वायर लगा है। ठीक है, चलिए ए पार्ट, सॉरी फर्स्ट पार्ट, कोऑर्डिनेट्स दोबारा लिख लेते हैं, और चाहे तो उनको नाम दे सकते हैं। जैसे हाउस है तो h दे दिया, h है आपका 2,4, जो मुझे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा उस पार्ट में मैं वो लिखूंगी, एंड बैंक यानी b रिक्वायर्ड है 5,8। चलिए इसका बना देते हैं एच बी 2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज एच बी इज इक्वल टू, मैंने बोला ना बिल्कुल सिंपल एंड सोबर तरीके से करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी, हड़बड़ाहट नहीं करनी, बस मोटिवेट होना है। एच बी यहाँ पे ऐसे कर दिया, आंसर निकलते के साथ उसको बॉक्स में डाला, एंड फिर लिखा देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हाउस एंड बैंक इज 5। आगे डिस्टेंस किस में होगा, यूनिट होगी उसकी कोई। अगर क्वेश्चन में यहाँ किलोमीटर नहीं दिया होता तो मैं यहाँ यूनिट्स लिख देती, पर यहाँ दिया है तो इसलिए किलोमीटर लिख रही हूँ। अदरवाइज आप यहाँ ब्रैकेट में लिख रही हूँ यूनिट्स, ये वर्ड याद रखेंगे। ठीक है, अगर किलोमीटर मीटर आपको कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप यूनिट्स डाल देंगे लास्ट में। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, चलिए मैं तो अब इसी में चेंजेस करूँगी। अब मुझे निकालना है बैंक चाहिए मुझे, और डॉटर का स्कूल। तो मेरा यहाँ से हो गया डाटा इरेज, ब्लैक बोर्ड होने का फ़ायदा। ठीक है, डॉटर हाउस को मैंने डी लिख लिया, डॉटर स्कूल, सॉरी डॉटर स्कूल, कोऑर्डिनेट ढूंढी डॉटर स्कूल का, स्कूल एट 13,14, तो डी बी या बी डी जो आपका दिल करे। ठीक है, 13 माइनस 5 का स्क्वायर, 14 माइनस 8 का स्क्वायर,
13 माइनस 5, बताइए। देखिए पहले 5 है ना, इसको 10 बनाने के लिए 5, 10 बन गया, और 10 से आगे कितना गया, 3 और आगे गया ना, तो 8 का स्क्वायर प्लस, यहाँ से बताइए 8 से कितना आएगा, 6 का स्क्वायर, यस वेरी गुड, 6 का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज डी भी इक्वल्स टू 64 प्लस 36, ऐड किया तो बन गया 100, और अंडर रूट किया तो डी भी आ गया आपका 10। फिर से बॉक्स बनाया, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन डॉटर्स स्कूल एंड बैंक इज 10 किलोमीटर। ठीक है, थर्ड कराऊं ये अपने आप कर लेंगे, चलिए करा देती हूँ। ठीक है, अब मुझे हाउस और ऑफिस चाहिए। ओ ना हाउस था मेरे पास ना ऑफिस था, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। चलिए, हाउस के कोऑर्डिनेट हैं आपके 2,4 एंड ऑफिस भी आ गया अब तो, ओ आपका है 13,26। ये जो मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ यहाँ आप इसको लेट करके लिख सकते हैं चाहें तो, अदरवाइज इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कोऑर्डिनेट आप नाम कुछ भी लिख सकते हैं, मेरे को क्लियर रहे कि मैंने हाउस लिया था, बैंक लिया था, इसलिए मैं यही वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, क्या बन गया, हो बना दूँ, आगे लगाती हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा, हो, ओह ठीक है। चलिए 2 माइनस 13 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 26 का स्क्वायर, अंडर रूट को थोड़ा बड़ा करते हुए, यहाँ बन गया 11 का स्क्वायर प्लस, अच्छा इस क्वेश्चंस में कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम है कि स्क्वायर्स याद नहीं होंगे। 25 तक एक्सपेक्टेड होता है कि क्लास 10th को याद रहे, बाकी आपकी मर्जी है। 11 का स्क्वायर आपको 121 याद है। अच्छा 22 का स्क्वायर जिसको नहीं याद उसको एक ट्रिक बता दूँ, पहले 2 से किया तो 48 और 44, और फिर 2 से किया तो 44, यहाँ लिख के बस फटाफट 484। बट मैं फिर भी बोलूँगी 10th क्लास से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको 25 तक के स्क्वायर्स और क्यूब रूट्स याद हों, स्क्वायर्स याद हों और उन नंबर्स के क्यूब रूट्स निकालने ईजी हो उनके लिए। ठीक है, ऐड करिए, ये बन गया 605। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। ठीक है, ये अंडर रूट नहीं है किसी नंबर का भी, बट ये नियर बाय 22 यहाँ आ गया था ना, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे 24 पॉइंट समथिंग का है ये। तो आप चाहें तो उसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 22.5। अब फिर से लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ऑफिस इज 24.5 किलोमीटर। और देखिए ये आंसर एक प्रॉपर वैल्यू नहीं है, एग्जाम में ध्यान रखेंगे इस बात का, जो भी आंसर आपने डेसिमल में निकाला और अप्रॉक्स निकाला वो अप्रॉक्स लिख देंगे वहाँ, सो दैट कि आपके नंबर डिडक्ट ना हो, क्योंकि अगर ये 5 की जगह यहाँ 4 भी होगा तो अप्रॉक्स में आपका आंसर चल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। A carpenter made a wooden pen stand. It is in the shape of cuboid. मैंने आपको बोला था रीड करते टाइम ही आप मार्क करेंगे, cuboid with four conical depression to hold the pen. एक कोन है और उसके ऊपर 4 आपके conical depressions है। The dimension of cube are 15 centimeter, 10 centimeter और 3.5 centimeter. And the radius of the depression of, ये आपको दी है conical की। जब भी आप सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले चैप्टर का कोई क्वेश्चन देखेंगे, अगर सारे क्वेश्चन में सेंटीमीटर में यूनिट चल रही है और कोई पर्टिकुलर मीटर में, आप उसको उसी टाइम मार्क कर लीजिए, सो दैट कि आपको सॉल्व करते टाइम ध्यान रहे इस बात का कि उसको चेंज करना है। क्योंकि यूजुअली गलती क्या होती है, जैसे ये सेंटीमीटर दिया और ये मीटर दिया, आपको इसका ध्यान नहीं रहेगा कि आपको उसको चेंज करना है, तो इसलिए आप उसको सर्कल करके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सरफेस एरिया वाले चैप्टर की एक और खासियत, इसके क्वेश्चंस में वॉल्यूम वाला जो पार्ट है, एक सरफेस एरिया वाला पार्ट है और एक वॉल्यूम वाला पार्ट है। वॉल्यूम वाला पार्ट सरफेस एरिया वाले पार्ट से बहुत ज़्यादा इजी है,
क्योंकि वॉल्यूम वाले जो पार्ट होता है उसमें एक तो डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाता है वॉल्यूम का, ठीक है, और उसमें अगर दो पिक्चर्स हों तो या तो उनका वॉल्यूम ऐड हो रहा होगा या उनका वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा फाइनल के लिए। लेकिन सरफेस एरिया का जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें कभी सी एस से लग रहा होता है, कभी टी एस से लग रहा होता है, कभी सी एस से प्लस बेस या प्लस टॉप, वो आपको देखना पड़ता है कि 4 वॉल्स का पूछ रहा है, टॉप इंक्लूड कर रहा है नहीं कर रहा है। वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं है, वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस में डायरेक्टली वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। तो वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस अगर आपको दिख रहे हैं तो आप उन्हें अटेम्प्ट करेंगे ही करेंगे, और अगर आपको चॉइस मिल रही है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम दो अलग अलग की चॉइस मिल रही है, तो कोशिश करिए कि वॉल्यूम वाला पिक करने के लिए, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? तो पहले तो हम डायमेंशंस लिखेंगे, केस स्टडी का क्वेश्चन है, सीधा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड नहीं लिखेंगे, हमें डायमेंशन दिए, ऐसा नहीं बोला है कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ऐसा नहीं बोला है, तो हम भी ऐसे लिखेंगे dimensions of cuboid are 15 centimeter, 10 centimeter, 3.5 centimeter। फॉर्मूला किसका लगाना है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। हमने ये क्विक रिवीजन वाले पार्ट में किया था, फॉर्मूलाज नहीं, वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो हमने क्विक रिवीजन की वीडियो डाली हुई है, वो जाके देख लीजिए, ठीक है। एल, बी और एच, 15, 10 एंड 3.5। कैलकुलेशन करते वक्त आप मीटर सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे वहाँ, ठीक है, पहले आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे और उसके बाद उसके साथ यूनिट लगाएंगे, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी लगाने। यहाँ कैलकुलेशन जब 15, 10, 6 लिख रहे हैं, सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे बीच में, कैलकुलेशन खराब होती है, आप ही गलती करेंगे उसमें, ठीक है। इसका डेसिमल हटाना है तो नीचे 10 लगा लीजिए और इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। 15 को 35 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आंसर आएगा? 525 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या यूनिट होती है? क्यूब, ठीक है। आप भी कर लीजिए कैलकुलेशन फटाफट। इसके बाद हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन। वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, जो कोनिकल डिप्रेशन है, ऐसे क्यूबॉइड का बॉक्स है और यहाँ पे ऐसे पेन की जो नोक है वो ऐसे कोनिकल शेप की आ रही है, ठीक है। तो पार्ट सेकंड, इसकी डायमेंशन लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ, जो क्वेश्चन में वर्ड लिखा है आपको वही मेंशन करना है, रेडियस ऑफ कोनिकल डिप्रेशन। एंड सेकंड है आपका हाइट ऑफ कोनिकल डिप्रेशन। क्या क्या वैल्यूज है? 0.5 सेंटीमीटर एंड 1.4 सेंटीमीटर। निकालने को क्या बोल रहा है? वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, ठीक है। क्या फॉर्मूला? कोन का, कोनिकल मीन्स कोन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जिन्होंने क्विक रीजन की वीडियो देखी उनको पता है सिलेंडर और कोन के वॉल्यूम में रिलेशन होता है कितना? 3 कोन मिलकर एक सिलेंडर बनाते हैं, इसीलिए एक कोन का जब निकालना है तो 1/3 होता है। करवाया था ना वहां पे आपको ट्रिक से। तो 1/3, 22/7, आर की वैल्यू 0.5, 0.5 एंड 1.4 और लास्ट में यूनिट सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन बहुत बड़ी जा रही है तो आप इसको 11/30, आप इसको ऐसे फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं पेपर में, ठीक है। और लास्ट में आके इसकी फ्रैक्शन का आप डेसिमल निकाल लेंगे जब आपको लगेगा कि मेरे पास टाइम बच गया है। ओके, थर्ड पार्ट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन? टोटल वॉल्यूम। ये वर्ड पढ़ रहे हैं, इसमें और इसमें फर्क है, यहाँ सिर्फ एक कोनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम पूछा था। अब जितने भी हैं मैं वापस जाइए क्वेश्चन पे, कितने हैं? 4 हैं, तो क्वेश्चन सेम आप ऐसे लिखेंगे दोबारा, ठीक है। मैं तो इसी में कर रही हूँ करेक्शन, और उसमें क्या आ जाएगा? 4 मल्टीप्लाई यानी 44, 44, बस चारों के निकालने इस बार आपको, ठीक है। और आप इसको चेंज करेंगे तो ये कुछ 1.47 सेंटीमीटर
क्यूब आ जाएगा। पार्ट नंबर 3, ठीक है, डन, समझ में आ गया। इसमें आपसे चारों का पूछा है, पिछले पार्ट में आपसे सिर्फ एक का ही पूछा था। ओके, एक और खास बात, जब भी आप और के नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप क्वेश्चन वाले को, पेपर चेकिंग वाले को कैसे समझ में आएगा कि आपने थर्ड का और किया है ना, थर्ड ही तो है, थर्ड का ही ऊपर वाला, थर्ड का ही नीचे वाला। आप जब यहाँ थर्ड लिखते हैं या आप कोई क्वेश्चन नंबर 5 या 6 डालते हैं, यहाँ और लिख दिया करें। इसका मतलब ये होता है कि आप और के नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेट अस सपोज क्वेश्चन नंबर 15 में एक क्वेश्चन ऊपर है और एक क्वेश्चन नीचे है, तो जब आप इसका सॉल्यूशन लिख रहे होंगे, सॉल्यूशन नंबर 15, यहाँ आप OR यहीं पे भी लिख सकते हैं मेंशन करके। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं मैं स्पेस देके, तो आप लाइन के बिल्कुल सेंटर में जाइए, वहाँ और हेडिंग डालिए और उसके बाद नीचे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। इससे क्लियर पता लग जाता है कि आपने और के नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है। अभी तो मैंने यही लिख दिया, जैसे मेंशन करना जरूरी है। ओके, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड? पूरे स्टैंड पे कितना, आपने पेन स्टैंड देखा होगा, एक क्यूबॉइड बॉक्स होता है नीचे और डिप्रेशन वही होती है। इसकी फोटो मैं अटैच कर दूंगी साथ में क्वेश्चन की, क्वेश्चन में फोटो थी इसकी। एक्चुअली क्यूबॉइड दिया था नीचे और उसमें 4 पेन के स्टैंड्स की पोजीशंस थी। तो आपसे वही वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। अब आप ऑलरेडी ऊपर दोनों चीजें निकाल चुके हो, इसलिए अब यहाँ पे डायमेंशंस और वो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया भी अभी, क्यूबॉइड ऐसे बना हुआ था क्वेश्चन में और इसके यहाँ पे कोनिकल 4 डिप्रेशंस दी हुई थी पेन स्टैंड की, ठीक है। क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसी को उसने केस स्टडी में बदल के दिया है। तो मैं आपको बोल रही थी ना, केस स्टडी के क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल होते नहीं है, सिर्फ उनको लेंथी बनाया गया होता है देखने में, सो दैट कि आपको पढ़ने में लेंथी लगे और आप वो क्वेश्चन छोड़ दे, आधे क्वेश्चन तुम बच्चे वही छोड़ दे। चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बड़ी चीज क्या है, क्यूबॉइड है। अब क्यूबॉइड में से ये जो डिप्रेशंस हैं 4 कोनिकल के, ये निकाले गए ना, वहां खाली जगह है ना, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन। बस यहाँ वॉल्यूम क्या भी निकाला था हमने, 525 माइनस 4 वाले का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट के और में ये भी आपने निकाला है, कितना आएगा, 1.47 आया था, 1.47 अभी निकाल के आए हम, तो इसको माइनस कर देंगे हम, ठीक है, ये करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन की एक खास बात देख लीजिए, प्लस इस क्वेश्चन का चेंजेस देख लीजिए। अगर इस क्वेश्चन में चेंज क्यूबॉइड के ऊपर इन केस कोनिकल ऐसे बना होता, लेट अस सपोज, मैंने आपको कहा था ना, क्वेश्चन करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझ के जाएंगे कि क्वेश्चन चेंज होके भी आया अगर एग्जाम में, तो हम उसको अटेम्प्ट कर सके। अगर क्यूबॉइड के ऊपर कोनिकल टेंट हो, कोनिकल डिप्रेस, कोनिकल बने होते, ठीक है, तो हम वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट नहीं करते, हम वॉल्यूम ऐड करते। यही मैं आपको बता रही थी कि वॉल्यूम के क्वेश्चन में खासियत है, या तो उसमें माइनस होगा डायरेक्टली या उसमें प्लस होगा, ठीक है। सीएसए और टीएसए वाले केस में आपको पूरा चेक करना पड़ेगा कि सीएसए हो रहा है, किसका कर्व आ रहा है, किसका टोटल आ रहा है। दूसरी बात आप ध्यान से देखिए, थर्ड क्वेश्चन में चॉइस थी ऊपर वाले क्वेश्चन में और नीचे वाले में। अगर आप ऊपर वाला छोड़ के नीचे वाले पे जाते, इस पे, तो भी आपको वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन निकालना ही पड़ता। तो फिर या तो आप यहाँ वाली जो वैल्यू निकाली थी 1 की, उसकी वैल्यू यहाँ 4 मल्टीप्लाई करके पुट कर सकते थे। अदरवाइज जब ये यूज हो ही रहा है तो आप इससे अच्छा तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते। तो ये आपको पेपर में ध्यान रखनी है चीज, कि कौन सी पार्ट या कौन सा क्वेश्चन मेरा पिक करने से मेरी कैलकुलेशन जो है बच रही है, या मेरी कैलकुलेशन का टाइमिंग बच रहा है, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा आप टाइम बचाएंगे उतना ज्यादा आपको अच्छा। दूसरी टिप ये है कि आप साथ ही साथ, जैसे मैं आपको केस स्टडी करा रही हूँ, एमसीक्यू करा रही हूँ, आप रोज के एक पूरा फुल लेंथ टेस्ट बैठ के पूरा करिए कि कितने टाइम में कर रहे हैं। जब आप स्टार्टिंग में फुल लेंथ टेस्ट करेंगे तो हो सकता है कुछ बच्चों का 3 आवर्स में पेपर भी ना खत्म हो मैथ्स का, 3 से ज्यादा लग रहे हो, ठीक है।
वो चीज आपको कम करनी है, 3 लगेगा, फिर 3 से कम लगेगा, बट आपको मैथ्स का पेपर 2 आवर्स में फिनिश करना है, एक फुल फ्लेज में, पहली बार जब आप क्वेश्चन करते हुए जा रहे हैं, जिसमें आप हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ के गए होंगे, ये मान के चलिए। दूसरा, 15 मिनट्स ऑफ रीडिंग को आप पूरा यूटिलाइज करेंगे। जो 15 मिनट्स आपको क्वेश्चन रीड करने के लिए मिलता है, उसमें आपने एमसीक्यू ही उठाने हैं, एमसीक्यू ही पढ़ने हैं, एमसीक्यू ही सॉल्व करने हैं। सॉल्व करके उनको रख दीजिए। अब आप चाहते हैं जैसे पेपर स्टार्ट हो, मैं सबसे पहले एमसीक्यू लिखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने वो लिख कर लिए हैं सॉल्व, तो आप बिल्कुल विद इन 5 मिनट्स लगाइए और वो फटाफट पहले एमसीक्यूज लिखिए। अदरवाइज सबसे पहले जैसे आपको बोला जाए पेपर स्टार्ट, केस स्टडीज पे चले जाइए, क्योंकि उस टाइम आपका जो माइंड होगा वो बहुत काम, बहुत सिंपल सोबर, आप स्टार्टिंग में बैठे हुए, कोई प्रेशर नहीं है, तो आप केस स्टडी के क्वेश्चन को पूरा आराम से फुल डिटेल में लिखते हुए करते हुए आप करिए। सेक्शन ई करिए, सेक्शन डी करिए, क्योंकि ज्यादा मार्क्स के। जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे आपको टीचर इन्फॉर्म करता है 2 आवर्स हो गए, नहीं बेटा 1.5 आवर हो गया है ना, फिर आपको थोड़ा सा प्रेशर आने लगता है, अरे मेरा पेपर नहीं बीता, फिर आपकी गलती होनी शुरू होती है, एक प्रॉब्लम, फिर आपसे लिखा नहीं जाता है, दूसरी प्रॉब्लम। तो इस टाइमिंग में अगर आप सेक्शन बी पे आ चुके होंगे या सेक्शन सी पे आ चुके होंगे, तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो वैसे भी लेंदी नहीं है, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे अगर आपको टाइम कम भी लगेगा तो इजी है। इन केस टीचर पेपर लेने आ रहा है फटाफट, ठीक है, टाइमिंग खत्म हो गया, टीचर ने बोला 5 मिनट, टीचर ने बोला 10 मिनट रहेगा और आपको लग रहा है मेरा पेपर बचा है, अब आप फटाफट क्या कर सकते हैं, सेक्शन ए डाला और जो एमसीक्यूज आपने 15 मिनट के रीडिंग टाइम में सॉल्व कर लिए थे, मार्क कर लिए थे, वो आप विद इन 5 मिनट्स वहां उस टाइम हड़बड़ाहट में लिख सकते हैं, कर सकते हैं। उसमें आपकी गलती होने के चांस नहीं, क्योंकि आपके टिक आपके क्वेश्चन पेपर पे लगे हैं और आप अब उनको फटाफट लिख रहे हैं। ऐसा ना हो कि जब तक टीचर आपको बोले 2 आवर हो गया है, आप सेक्शन ए के वो जो एमसीक्यूज हैं वो और सेक्शन बी लिख के बैठे हो सिर्फ। उसके बाद अगर ऐसा हुआ तो आप पे प्रेशर ज्यादा आएगा, ठीक है। तो अभी हम कोशिश करते हैं इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करने की, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। अगली वीडियो में भी हम केस स्टडी के क्वेश्चन ही करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि जितना ज्यादा हर चैप्टर में से मैं आपको क्वेश्चन दे सकती हूँ मैं उतना दूं। तो आप भी और केस स्टडीज के क्वेश्चन करिए, सैंपल पेपर लीजिए, ओसवाल, अरिहंत, उनमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और अपने चीज देखिए कि मैं कहाँ पे किस चैप्टर में फंस रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच और नेक्स्ट वीडियो के लिए बी रेडी।